हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के द हिंदू की लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 11 नवंबर 2020 और आज भी हम देखेंगे हिंदू के आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल। सेशन को शुरू करने से पहले अवधूत नगरी के बारे में बताना चाहता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल क्लास, जीएस की क्लास, डेली करंट अफेयर्स की क्लास और वीकली टेस्ट सीरीज प्लस डिस्कशन क्लास भी अवेलेबल है। और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। डेट है 11 नवंबर 2020 और आज द हिंदू के पेज पर जो फर्स्ट पेज पर जो आर्टिकल है वो क्या कहता है वो देखिए। आज कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल नहीं है, वही चीजें घुमा फिरा कर दी हुई है। पेज नंबर 1 पर देखिए, सीवर कैटेगरी के बारे में। ये पेज नंबर 2 नहीं है गाइस, ये भी 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1 और 3 पे एक आर्टिकल आया है। उन आर्टिकल में क्या है, सीवर कैटेगरी के बारे में बात की गई है। सीवर कैटेगरी अभी मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले की जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि सीवर कैटेगरी एक्चुअली होता क्या है। सीवर कैटेगरी एयर पोल्यूशन की वो कैटेगरी है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और जिसमें AQI जो है वो 450 के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो इस वक्त दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है सीवर कैटेगरी में एंट्री ले चुका है और 6 दिनों से लगभग वो उसी कैटेगरी में है। आज उसका 6ठा दिन है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की है सीपीसीबी ने जारी की है, ये डेटा जो जारी किया है सीपीसीबी ने जारी किया है, जिसे आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात की जा रही है, GRAP की बात की जा रही है। तो ये GRAP है क्या, एक्चुअली है क्या, एक इमरजेंसी का सेट है जिसमें कि जो क्या करता है, कंट्रोल एयर पर पॉल्यूशंस को डिक्रीज, मतलब यानी कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसमें सुधार के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये ग्रैप के थ्रू करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो सीवर कैटेगरी है, तो सीवर कैटेगरी के लिए क्या क्या, मतलब यानी कि दिल्ली में क्या कर दिया गया है, देखिए बता दिया जाता है। मतलब यहाँ पर एक तो उन्होंने ट्रकों का आना जाना बंद कर दिया। ठीक है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जरूरी सामान की जो चीजें, उन्हें छोड़कर बाकी जो ट्रक्स थे उनकी एंट्री बंद कर दी। जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया। ठीक है, और गाड़ियों का इवन और ओड का सिस्टम फिर से चालू कर दिया गया है दिल्ली में। और प्लस उसी के साथ जो आपके टास्क फोर्स टू टेक डिसीजन एनी एडिशनल स्टेप्स इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ द स्कूल्स, मतलब नहीं कि और भी जो टास्क फोर्स है और भी डिसीजन ले सकती है, जैसे स्कूल को बंद करने की हो गई बात या और भी चीजें हो गई। और इसमें बताया गया है जो हमारा मतलब यानी कि पॉल्यूशन लेवल है वो काफी, मतलब यानी कि खराब होता जा रहा है। पॉल्यूशन लेवल का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है और काफी ज्यादा वहां पे पॉल्यूटेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा ब्रीथिंग के लिए हार्मफुल है या डेंजरस है, आप कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बात की गई है। दोस्तों, जैसा कि बताया, जो ये वैल्यू आती है कि भाई एयर पोल्यूशन का स्तर कितना है, वो सब AQI के जरिए मेजर किया जाता है। ये मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ कि AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसकी मेजरिंग कैसे करते हैं, कलर कैटेगरी क्या होती है, और इसमें कम सूचकांक क्या दर्शाता है और ज्यादा सूचकांक क्या दर्शाता है, इसके लिए जो है आपका सफर क्या काम करता है और CPCB क्या काम करता है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप 2 दिन पहले के लेक्चर को भी देख सकते हो और उससे पता कर सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि जो सीवर कैटेगरी का दिल्ली का है, आज वो 6ठा दिन है। तो आइए, इस टॉपिक को हमने क्लियर किया, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पर गाइज आया है एक आर्टिकल, वो ही हरियाणा से संबंधित, और हरियाणा के अब की बार एजुकेशन सिस्टम की बातें की जा रही है कि हरियाणा के अंदर लगभग 100 ऐसे सुपर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो कि कोचिंग सेंटर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉन्वेंट स्कूल्स इस टाइप से ओपन किए गए। 25 स्टूडेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम क्वालिफाइड फॉर IIT, और इनमें से मतलब यानी कि इस प्रोग्राम के 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने IIT को क्वालिफाई किया है, और बेहतर स्टूडेंट में से ऐसे जिन्होंने नीट को क्लियर किया है। और स्टेट मॉडल संस्कृति स्कूल्स को भी एक्सटेंशन मिल चुका है ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, और प्लस ये भी बात की जा रही है कि जो फर्स्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड जो होगा, गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे अब राज्य में, और 15 नए गवर्नमेंट कॉलेज की ओपनिंग की बात चल रही है इस साल, प्लस 4000 प्ले स्कूल्स की बात ओपन की जा रही है, जिसमें से 1135 स्कूल्स जो है उनकी ओपनिंग की बात, मतलब वो ओपनिंग के लिए प्रोसेसिंग में डाल दिए गए हैं।
और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए डीटीएच और केबल टीवी को जरिया बनाया जा रहा है और लगभग 52 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा रहा है। और हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए HTET के लिए जो एलिजिबिलिटी ड्यूरेशन है उसे बढ़ा दिया गया है 5 साल से, अब उसे 7 साल कर दिया गया है। और इसी के साथ जो पासपोर्ट्स बनाने का जो काम है 111 गवर्नमेंट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पासपोर्ट रिटायर्ड 111 गवर्नमेंट कॉलेज 111 गवर्नमेंट कॉलेज में पासपोर्ट बनाने के काम प्रोसेस में हो चुका है, जिसमें से 13,624 स्टूडेंट जो है आपने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, जिसमें से 3,089 जो है ऑलरेडी उन्हें पासपोर्ट इशू हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखी हमने कि हरियाणा जो है एजुकेशन के संबंध में क्या चीजें कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड पेज यही शो करता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पेज की तरफ। थर्ड पेज मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही सीवर कैटेगरी के बारे में था, जो बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट पेज नहीं है। डायरेक्ट आते हम लोग पेज नंबर 8 पे। ठीक है, ज्यादातर आपको पता है इलेक्शंस की बातें चल रही है। ठीक है, तो इलेक्शन से संबंधित ही आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं उन्हें नेग्लेक्ट करता जा रहा हूँ। पेज नंबर 8 पर गाइस है ईडी के बारे में। ईडी से संबंधित एक न्यूज है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है ईडी। ईडी क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एक्चुअली ऐसी एजेंसी है, ठीक है, जो क्या करती है, जो आपके इकोनॉमिक से संबंधित, या आप कह सकते हो ये कि इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होती है इकोनॉमिक लॉ को एनफोर्स करने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए, या फिर इकोनॉमिक से संबंधित जो भी क्राइम होते हैं उन्हें रोकने के लिए, इकोनॉमी से संबंधित जो भी क्राइम होते हैं उन्हें रोकने के लिए, उनकी देखरेख के लिए ही ये आपके जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। और इसके जो गवर्निंग बॉडी हमारी भारतीय सरकार हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। इसका फाउंडेशन की बात करें तो ये इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1 मई 1956 को हुआ था। और इसके जो पेरेंटल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस है, और ऑपरेशन जुडिक्शन इसका इंडिया का हो गया। और स्पेशलिस्ट जुरिडिक्शंस की बात करते हैं अगर, तो इसका एंटी करप्शन का काम हो गया। और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो गया। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि ईडी क्या है, ईडी का रोल क्या है, उसका फाउंडेशन कब हो, उसकी पेरेंटल एजेंसी कौन सी है, और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये चीजों को आप लोगों को याद रखना है। तो ये भी आर्टिकल हमने क्लियर किया। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, आज कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लस एडिटोरियल नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ कि एडिटोरियल जो है हमारा क्या बता रहा है। तो पहला जो एडिटोरियल है हमारा ब्रॉड बम्प के बारे में है। एक एडिटोरियल आया है 6 नंबर पेज पर, जिस पे लिखा है कि रोड बम्प्स। ये एडिटोरियल क्या कह रहा है, एक्चुअली फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट से संबंधित ये एडिटोरियल है। इसके बारे में आर्टिकल्स में भी आया था, तो आर्टिकल मैंने आपको वहां नहीं बताया बिकॉज वो छोटा सा आर्टिकल था, और उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन इस एडिटोरियल में बताई गई है। तो वो एडिटोरियल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें है क्या, एक्चुअली फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। ठीक है, और जो रिपोर्ट है 2021-22 के बजट का, वो उसने सबमिट कर दिया। यहाँ पर ये सारी बातें कही जा रही है। तो आइए इसे हम डिटेल से देखते हैं क्या लिखा है एडिटोरियल में। एडिटोरियल में बताया गया है कि सोमवार को 15वीं फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन से, with the recommendations on the formula for sharing the divisible pool of the tax revenue between the center and the states for next 5 years to the president। किसे देखिए, इन्होंने बताया है, जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है वो प्रेसिडेंट साहब को की है। और ठीक है, कब किया है, मंडे को, और सोमवार को 15वीं फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री साहब जी को सबमिट कर दी है। यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, और प्लस उसके साथ ये भी बातें बताई जा रही है यहाँ पर कि जो 2025 और 26 का जो उनका पैनल का प्रस्ताव था, ठीक है, राजकीय रोड मैप से संबंधित, ठीक है, राजकीय रोड मैप से संबंधित ओनली केम इनटू पब्लिक डोमेन। वो मतलब यानी कि सार्वजनिक तब होगा जब इसे कोई वंस इट इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट, जब इसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा इस मुद्दे को। इफ नॉट इन विंटर सीजन, अगर सर्दियों की बात नहीं करते, एटलीस्ट बिफोर द यूनियन बजट ऑफ 21 एंड 22। ये बताया गया है कि यदि शीतकालीन मतलब सर्दियों में नहीं हो, तो कम से कम 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट की जो रिपोर्ट आ गई उसके पेश होने से पहले इसे प्रेजेंट किया जाए। और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट वुड रिवील द गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस ऑन रिजेक्शंस ऑन द पैनल प्रिस्क्रिप्शंस। इसमें यह भी बताया गया है कि एक
एक्शन किया गया, कार्यवाही की गई है, ठीक है, कि रिपोर्ट से सरकार की स्वीकृति को खारिज कर दिया जाएगा। मतलब इस रिपोर्ट के द्वारा ये जो सरकार की स्वीकृति है उसे मना कर दिया जाएगा। और when the 14th Finance Commission recommended a sharp when the 14th sorry Finance Commission recommended a sharp increase in take home cut from 32% to 42% of the divisible pool of revenue, and the center accepted it. इसमें बताया गया कि 14वां वित्त आयोग था या 14 जो अपनी फाइनेंशियल कमीशन थी उसने क्या किया है था 32 से 42% तक के, मतलब यानी कि जो टेक होम 32 से 42 तक का जो पूल के रिवेन्यू थे, रिवेन्यूज ऑफ पूल जो थी, ठीक है, उसके बारे में उसकी वृद्धि की सिफारिश की है। और क्या किया है, केंद्र ने फिर इसे स्वीकार कर लिया है, जो सेंटर ने है इसे एक्सेप्ट कर लिया है। एंड स्टेट्स एंड ऑब्वियस कॉज टू अपबीट, और राज्यों को उत्साह होने के लिए यहाँ पर बात भी कही जा रही है कि राज्यों के ये उत्साह होने का एक कारण था। However, this actual shares of the total taxes mobbed up return, मतलब यानी कि ये भी बताया गया है कि जो राजस्व जुटाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अधिभार को तैनात किया वो उसमें कटौती की बात कही जा रही है, और जो कि वास्तविक जो शेयर थे उससे काफी कम थे, एडिशनल रेवेन्यू से काफी कम थे, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। तो गाइज यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना है कि जो 15वीं फाइनेंशियल कमेटी है, 15वीं फाइनेंशियल कमीशन है, उसने क्या किया है, उसने अपनी रिपोर्ट को 2021-22 के सत्र के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री साहब को अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर सबमिट कर दिया है। ये बात यहाँ पर क्लियर कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में कोई खास नहीं है, यही चीजें थी एडिटोरियल में। बाकी देखते हैं हम अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है गाइस हमारा है डॉज ऑफ द ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है वैसे आशावादी, ठीक है। तो यहाँ पर आशावादी की खुराक से क्या संबंधित है, खुराक है तो मतलब यानी कोई बीमारी है। देखिए आप क्या करो, चीजों को समझने की कोशिश करो कि होता क्या है, कई बार ना सिर्फ एक वर्ड से, उसके टाइटल से ही पूरा एडिटोरियल कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको टाइटल समझ में आ गया तो आप खुद भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर उस चीज के बारे में आप नॉलेज रखते हो तो। अगर आपको टाइटल ही समझ में नहीं आया तो एडिटोरियल को पढ़ने का फायदा क्या है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जैसे कि डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म मतलब क्या है, आशा की खुराक। तो यहाँ पर आशा की खुराक क्या है, यहाँ पर कोविड-19 की आशा की खुराक है। मतलब कोविड-19 के वैक्सीन की बात की जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड-19 से देश ही नहीं विदेश भी, मतलब यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। इसके कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई है, कई देशों में लॉकडाउन लगाए गए, ठीक है, हमारे देश में भी लॉकडाउन लगाए गए और काफी ज्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, काफी डेथ हुए, कई लोग अभी भी जो है आइसोलेट पड़े हैं और कई लोगों के साथ अभी भी काफी समस्याओं को देखना पड़ रहा है। तो गाइस ये क्या है, इसके लिए सभी को एक इससे मतलब यानी कि इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए कोविड-19 से सभी को अब वैक्सीन का इंतजार है। और कई देश जो है इसके वैक्सीन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कई देश जो है इसके फाइनल स्टेज में है, ठीक है, फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं और इनके प्रोडक्शन की बात चल रही है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो है यही सारी चीजें आपको कहने की कोशिश की जा रही है कि जो ये डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म है, एक आशा की जो खुराक है उसी से संबंधित है, कोविड-19 के वैक्सीन से ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगभग काफी सारी चीजें जो है आपको डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म कहते ही इतनी सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो होता है क्या, क्योंकि मुझे टाइटल मैंने समझ लिया कि वो टाइटल कहना क्या चाहता है, और प्लस एक बात ये भी है कि मैंने थोड़ा बहुत तो ये एडिटोरियल भी पढ़ लिया है, तब मुझे पता है कि भाई हाँ इसमें क्या बात चल रही है। तो गाइज ये है, अगर आपने एडिटोरियल और टाइटल पढ़ लिया देन यू कैन कंबाइन इट एनी वे, आप इसे किसी भी वे में कंबाइन कर सकते हैं एंड मेक ए रिजल्ट फॉर योर थॉट्स, और आप अपने विचारों का परिणाम भी दे सकते हो। मतलब ये है कि आप उसे खुद बना सकते हो, ठीक है। वो कहना क्या चाहता है एडिटोरियल, लेकिन सेंस सही होना चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस एडिटोरियल में यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी पी फिजर है उसने अनाउंसमेंट किया है कि फॉर द प्रोमिसिंग रिजल्ट्स फॉर इट ऑनगोइंग फेज 3 ट्रायल ऑफ पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन, मतलब यानी कि जो उसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर, उसके आशावादी रिजल्ट की घोषणा की है, पॉजिटिव रिजल्ट की घोषणा की है। हाउएवर दिस अर्ली रिजल्ट, परंतु मतलब इतनी जल्दी जो परिणाम की बात की जा रही है ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट बिंग 90% प्रोडक्टिव, और बताया गया है कि 90% जो है सुरक्षात्मक है इन द ट्रायल वॉलंटियर्स, जो ट्रायल वॉलंटियर्स है उनके ऊपर इसे ट्रायल किया गया है। तो और
वॉलंटरीज, ठीक है, नियरली 40,000 आर एनरोल्ड, और लगभग इसमें 40,000 जो है वो एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया इज द ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल दैट इज पब्लिक, इज द ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल, सबसे जरूरी क्या है, वो है पब्लिक, वो है जनता, जो है सार्वजनिक, ठीक है। पी फीजर विच इज बीइंग ए वैक्सीन कैंडिडेट, पी फीजर जो है विच इज बीइंग ए वैक्सीन कैंडिडेट बाय जर्मन फर्म बायोनटेक had disclosed in September that for a vaccine not to be just 60% effective and 164 volunteers would have to contact COVID-19। दोस्तों यहाँ पर बात ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो पी फीजर है उसने क्या किया है, एक जर्मन फर्म है बायो एनटेक, ठीक है, बायो एनटेक, याद रखना, जो पी फीजर कह रहे हैं कि जो एक जर्मन आपका फर्म है बायो एनटेक, उसके द्वारा वैक्सीन के उम्मीद की, सॉरी वैक्सीन का मतलब उपयोग करने की बात की जा रही है वैक्सीन, और उसने क्या किया, सितंबर में एक बात की है, कि सितंबर में एक बात का खुलासा किया है कि जो वैक्सीन के लिए 60% 60% प्रभावी होने की बात जो कही जा रही है, जिसे मतलब यानी कि 164 वॉलंटियर्स के ऊपर अनुबंधित करना भी जरूरी है, मतलब यानी कि उनके ऊपर ये कोविड-19 के लिए ये कह सकते हो आप ट्रायल किया गया है, ठीक है। और दिस इंक्लूड बोथ द वैक्सीन एंड प्लेसिबो ग्रुप, और ये बताया गया कि इसमें वैक्सीन और प्लेसिबो समूह जो है वो दोनों इंक्लूड है, दोनों शामिल है। और इसमें से 90% का दावा तो ये है, 90% दावा का ये है कि उन्हें सैंपल ऑफ 94 वॉलंटियर्स, मतलब यानी कि जो 90% का दावा, जो 94 वॉलंटियर्स थे, ठीक है, उनके नमूने पर, उनके सैंपल पर ये डिपेंड करता है। एंड इट इज नॉट नोन हाउ मेनी बिलोंग टू आइदर ग्रुप, और ये भी नहीं बता सकते यहाँ कितने समूह के थे, तो ये स्पष्ट नहीं है, इट इज अनक्लियर, ये स्पष्ट नहीं है। इफ दोज हु आर इवेंचुअली इन्फेक्टेड, कि जो सच में इन्फेक्टेड थे, मैनिफेस्टेड थे, ठीक है, तो उन्हें वो रोग, मतलब उनके रोग के बारे में या उनके रोग की गंभीरता के बारे में ये बहुत ही अनक्लियर हो रहा है कि कौन कौन इन्फेक्टेड है, यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पी फीजर ने अनाउंसमेंट किया है कि पी फीजर अनाउंसमेंट में नॉट हैव एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन इंडिया, बताया गया है कि इसके अनाउंसमेंट का भारत पर बहुत ही तुरंत प्रभाव नहीं दिखेगा। अनलाइक कोविशील्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक एलटीडी, बताया गया है कि कोविशील्ड की तरह ही सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक एलटीडी के द्वारा है, जिसे बनाया गया है, देयर आर नो लार्ज फेज 3 ट्रायल ऑफ द वैक्सीन इन इंडिया, और कोई बड़े पैमाने पर फेज 3 ट्रायल के वैक्सीन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नो लार्ज फेज, नो लार्ज मतलब कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, फेज 3 ट्रायल जो वैक्सीन का चल रहा है इंडिया के अंदर। वाइल देयर आर वर अर्ली डिस्कशन विद फीवीजर, वाइल देयर वर अर्ली डिस्कशंस विद पी फाइजर, ठीक है, जो कि मतलब अभी पी फाइजर के साथ डिस्कशंस हुआ है, जबकि देयर इज यस as yet no confirmation on whether India can accord of early access of even fractions of vaccine output in the event it is readied। बताया गया है कि मतलब यानी कि पी फीजर के डिस्कशंस के बाद में यहाँ पर ये भी चीजें नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो इंडिया है वो जल्दी से इसके वैक्सीन के आउटपुट को जल्दी से दे देगा या इसके रिजल्ट को दे देगा। वैक्सीन की जो वैक्सीन कैंडिडेट की बात की जा रही है, जिसमें आरएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है और जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि वार्सन जो वायरस है वो शरीर के किस पोर्शन में है या कितना वो आदमी जो है संक्रमित है, उसकी बॉडी कितनी देर से इन्फेक्टेड है, वो सारी चीजें जो आरएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पता की जाती है, उसी के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एक डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म है, मतलब जो वैक्सीन की खुराक है, लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन की खुराक जल्दी से मिल जाए, ठीक है, एक आशा लगी हुई है, और उसी आशा के बारे में पी फीजर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस एडिटोरियल में, ठीक है। तो यही इतना एडिटोरियल आपके लिए बस यही था कि क्या कह रहा है पी फीजर कंपनी है या उसने अनाउंसमेंट किया था, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। एडिटोरियल है हमारा, स्ट्रेंथिंग पीपल पब्लिक कैपेसिटीज इन डिजास्टर। आपदा में मतलब यानी कि लोगों के पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी की स्ट्रेंथिंग के बारे में बात कही जा रही है। देखिए टाइटल समझ लीजिए, आपको आधा टॉपिक तो यहीं पर समझ में आ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो आइए इसे भी देखते हैं कि ये टॉपिक, ये एडिटोरियल हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिए इस एडिटोरियल में क्या बताने की कोशिश की गई है, एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है कि पब्लिक के हेल्थ की कैपेसिटी को स्ट्रेंथ करने की बात की जा रही है डिजास्टर में, आपदा के समय में। जैसे कि आप सब जानते हैं इस वक्त जो है यूरोप में कोविड-19 की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, और जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा मतलब दयनीय है, खराब है, ठीक है। आप सब ये भी जानते हैं कि इंडिया में जो करंट की सिचुएशंस है वो काफी बेटर है पहले की बजाय, और यहाँ पर केसेस जो है बहुत कम आ रहे हैं,
ठीक है, तो ये सारी बातें भी यहाँ पर बताई गई है। लेकिन जैसा कि आप सब ये भी जानते हैं कि सर्दियों का टाइम है, तो हो सकता है कि हमारे पास भी, हमारे देश में भी इस कोविड-19 की दूसरी लहर आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताए जाने मतलब बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया गया, however one does not get to witness the sharp reaction today that the early days of the disaster evoked. Albeit expect from the fresh round of lockdowns imposed in part of the Europe. यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि जो आपके मतलब जो किसी भी की जो तीव्र प्रतिक्रिया का यहाँ पर मतलब किसी को भी जो कोविड-19 है उसके शार्प रिएक्शन की कोई मतलब गवाह नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन आपदा के स्टार्टिंग दिनों की बात करें, अर्ली डेज ऑफ द डिजास्टर वी वॉक्ड, तो यूरोप के कुछ हिस्सों में, ठीक है, यूरोप के कुछ हिस्सों में क्या हुआ आपके मतलब जो पहली लहर थी, देखा गया कि जो दूसरी लहर थी मतलब यानी कि वो पहली लहर से कुछ कम खतरनाक थी, लेकिन कुछ इससे ऐसे थी जहां पर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, नाइदर इज ए सेकेंड वेव नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि जो दूसरी वे आए, जो मतलब कि जो दूसरी लहर है वो कम खतरनाक हो। ठीक है, और एक चीज और बताई गई है कि मतलब ये कहा गया है, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि जो दूसरी लहर है वो खतरनाक हो, परंतु ये भी बताया गया है कि जो वैक्सीन अवेलेबल हो, ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके वैक्सीन जो फ्रीली अवेलेबल हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये बताया नहीं कि और भी कोशिश की गई कि बट लिविंग द पेंडेमिक फॉर मंथ टुगेदर हैज had a disgusting effect on the collective psyche। ठीक है, कॉलेक्टिव पिक्चर, इस पे क्या बताने की कोशिश की गई है आपको कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके लिविंग विद पैंडेमिक है, मतलब यानी कि जो महामारी के साथ रहने से जो उनके जो डिसेंटिजिंग इफेक्ट पड़ा है, जो निराशाजनक प्रभाव पड़ा है, ठीक है, उसमें क्या है इसके कारण मतलब यानी कि जो ये है निराशाजनक की एकदम से अचानक वाली बात है। Owing to such disintention disaster are not sudden, मतलब ये अचानक नहीं है, and striking tend to be minimized। ठीक है, और ये हड़ताल हड़ताल से भी मतलब कम हो जाती है या हड़ताली से भी कम हो जाती है, ऐसे ही जरूरी नहीं। देखिए गाइस, इस पूरे पैसेज में क्या बताएगा, मतलब मैं आपको अब डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि यूरोप में दूसरी लहर देखने को मिली है, और जो कि पहली कोविड-19 की जो लहर थी उससे काफी ज्यादा खतरनाक है, इसका इसके अब हेल्थ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर ये भी कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है कि भारत में जो है इस वक्त केस जो है कम आ रहे हैं, संक्रमण के केस कम आ रहे हैं, तो जिसके कारण क्या है, यहाँ पर एक तरह से उम्मीद हमारे लिए बहुत अच्छी है कि भाई चलो ठीक है केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये दूसरी चिंता ये भी है कि सर्दियों का टाइम आ गया है, ठीक है, दिवाली का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, और इस कारण से कोविड-19 की सेकंड जो लहर है, सेकंड वेव है, वो भी आ सकती है हमारे इंडिया में भी। और इसके लिए ही यहाँ पर हमें पब्लिक हेल्थ कैपेसिटीज को स्ट्रेंथ करने की बात चल रही है, इसी कारण बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ बताया गया है कि जैसे इसके लिए क्या है, ये रिएक्टिव अप्रोच क्या आ सकते हैं, कुछ आपदा के, तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ रिएक्टिव अप्रोच। 2005 में इंडिया ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पास किया था। वो एक्ट क्या था, कोई भी जब आपदा है तो उसे लागू कर दो। ठीक है, जैसे कि ये भी एक तरह से आपदा है, तो इस समय भी ये मतलब कानून लगाया गया कि भाई लोगों को क्या हो, अपना इसे रोका जा सके, कोविड-19 के स्प्रेड को रोका जा सके, वैक्सीनेशन की जा सके, तो इस समय ये लगा दिया, कई जगह लॉकडाउन लगाए गए। ठीक है, तो वो चीज बता रहा है कि एक जो है एक रिएक्टिव अप्रोच है, और ऐसे अप्रोच की हमें जरूरत है जिसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सके, लोगों के पब्लिक के हेल्थ कैपेसिटी को स्ट्रेंथ किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ठीक है, ड्रॉबैक इन प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सिंस द कैपिंग ऑफ ट्रीटमेंट, जो उपचार की कीमत है, ठीक है, उपचार की जो कीमत है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, मई के अंदर देखा गया कि मैनी इंस्टेंस ऑफ ओवर चार्जिंग बाय हॉस्पिटल, मतलब कई हॉस्पिटल के द्वारा काफी ओवर चार्जिंग के उदाहरण सामने आए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में। ठीक है, इन सम केसेस इवन
और कुछ केसेस में ये देखा गया कि सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, तो इस मामले में क्या हुआ, क्या कई अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो गए, कई की क्या हुआ, उनकी जो सर्विस है उसे बंद कर दिया गया। और तो ये सब चीजें क्या दिखा रही है, मतलब यानी कि एक भरोसेमंद विकल्प की बात कही जा रही है कि यहाँ पर सरकार के लिए ये आ सकता है एक भरोसेमंद विकल्प की, गवर्नमेंट को आ सकता है एक भरोसेमंद विकल्प की, ठीक है, जिसपे भरोसा किया जा सके। और दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सिंस द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द हॉस्पिटल केयर सर्विसेज बीइंग and wigs and visaged chiefly under publicly financed health insurance which would very likely to be private sector led। यहाँ पर बताया गया है क्योंकि जो विशेष रूप से जरूरी क्या है कि जो सार्वजनिक रूप से आपके वित्त पोषित बीमा वाले हैं, उनके अस्पताल, उनके तहत जो अस्पताल है, ठीक है, उन पे जो विकास की परिकल्पना जो की जा रही है वो निजी क्षेत्र के नेतृत्व में होने की संभावना है, प्राइवेट सेक्टर में होने की संभावना है। और हेल्थ सिस्टम विद लार्ज प्राइवेट सेक्टर, और बड़े निजी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की सिस्टम की बात कीजिए, स्वास्थ्य प्रणाली की बात कीजिए, डू नॉट नेसेसरी फ्लाउंडर, तो उन्हें किसी मतलब नहीं कि कोई आपदा के लिए या कोई राहत की जरूरत नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग इस डिजास्टर के दौरान में, इस आपदा के दौरान में। बट द इंडियन प्राइवेट सेक्टर लैंडस्केप करेक्टरिस्टिक्स बाय वीक रेगुलेशन, परंतु जो भारतीय प्राइवेट सेक्टर उसमें क्या वीक रेगुलेशंस है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इज पर्टिकुलरली इन्फेक्टियस फॉर माउंटिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये मतलब यानी कि इस डिजास्टर्स को रिस्पॉन्स करने के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग माउंटिंग में नहीं, मतलब यानी कि खड़े नहीं है या इस टाइप से मजबूत नहीं बन पा रहे हैं, ये यहाँ पर खराब संगठन की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर कहने की ये कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मतलब पूरे आर्टिकल में, इस पूरे मतलब इनके पैसेज में क्या बताने की कोशिश की गई, यहाँ पर ये आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो कई बार क्या करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है भाई, जो गरीब है उन्हें इसकी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, कोविड-19 को ब्रेकअप नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को भरोसा खत्म होता जा रहा है, ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो कई जगह चेकिंग की कुछ मतलब यानी कि 5,000 10,000 लिए जा रहे थे, कई बार किसी को भर्ती करने का लिया जाता है, अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा, तो ये सब क्या है, एक भरोसेमंद जो विकल्प है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इस पे भरोसा दिलाने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ना तो मतलब रूल रेगुलेशन है और वो एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन की बात ही काम करते हैं। तो कैसे इस डिजास्टर के टाइम में एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, इस डिजास्टर को रेस्पॉन्स करने के लिए कोऑर्डिनेटर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, तो उन्हीं चीजों को बताया कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको ड्रॉबैक, इसे वापस लाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, इस टाइप के रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि ये चीजें उन प्राइवेट सेक्टर में लागू हो और वो अच्छे से काम कर सके, और ताकि कोविड-19 को या इस डिजास्टर के टाइम में हम इसे अच्छे से रेस्पॉन्ड कर सके, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल था, अब इसमें एक और चीज बताई गई है कि एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए प्राइमरी केयर की, ठीक है, जैसे फर्स्ट एड होता है, मान लो चोट लग गई आपको फर्स्ट एड की जरूरत हो पड़ती है, तो उसी प्रकार से एक मतलब उन चीजों से पहले हमें एक प्राइमरी केयर की भी इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे एडिटोरियल में यही है कि कैसे हम लोग जो है पब्लिक हेल्थ कैपेसिटीज को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं प्राइमरी केयर के द्वारा, एक ड्रॉबैक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और कुछ डिजास्टर जो एक्ट लगाए हैं उनके द्वारा उन्हें और अच्छे से करने की बात बताई गई है यहाँ पर। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है या फिर आर्टिकल्स जो है यहाँ पर दोस्तों फिनिश होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। और वीकली टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए या फिर और भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए या इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को या आज के सेशन को यहीं पर एंड करता हूं, और इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।